खुदा के बाबरकत और कदूस नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं अरीना इकबाल, आपकी होस्ट, आज के इस शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपका अपना फेवरेट शो दी एनलाइटेड माइंड्स, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद हमारे तमाम नाजरीन, खास करके नौजवानों को ऐसी शख्सियात से मिलाना है जो कि ना सिर्फ उनकी समाजी, उनकी ज़ाती, बल्कि उनकी रूहानी ज़िंदगी में भी उनकी नशोनुमा में और उनके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन और इनकरेजमेंट का सबब बने। तो आज हम सब एक ऐसी शख्सियत से मिलने को हैं जो कि अपनी फील्ड में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बख्शा है। जी हाँ नाजरीन, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो कि हमें तालीम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने को है कि तालीम क्यों ज़रूरी है, आखिर तालीम हासिल करने से हम क्या कर सकते हैं, आखिर तालीम ही वो ज़रिया क्यों है जो कि हमें ऊंचाइयों और तरक्कियों तक लेकर जा सकता है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर सुनील इकबाल, जो कि ग्लोबल एजुकेशन के सीईओ हैं और पिछले 18 से 20 साल से ये नौजवानों को बैरून ममालिक की डिफरेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजते हैं, मोटिवेट करते हैं। और ना सिर्फ बैरून ममालिक में बल्कि अपने मुल्क में भी ये नौजवानों को जो है बहुत मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को परस्यू करें और एक बेहतरीन काउंसलर हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगी मिस्टर सुनील इकबाल को। हेलो सर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है आज हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल एंड वेरी एलैबोरेट इंट्रोडक्शन। और मैं भी ये सोच रहा था कि हाँ वाकई ये सब कुछ किया तो है। इट्स अ प्लेजर सर कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जैसे कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आपने तालीम की फील्ड में बहुत काम किया है, तो मैं जानना चाहूँगी व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि एजुकेशन और तालीम के नाम से तो सब भागते हैं और ये आजकल का थोड़ा सा हमारा कल्चर भी है कि बच्चे जो है तालीम के नाम से भागते हैं। तो आपको अपनी जिस इनिशियल ईयर्स में व्हाट मोटिवेट्स यू, इंस्पायर्स यू टू चूज़ दिस प्रोफेशन? आई थिंक इट वाज बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल रहा मेरे लिए। प्रोफेशन चूज़ तो नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि लोग नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले लोग टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद टीचर बनते हैं और फिर उसके बाद ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, फिर एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली ये हायरार्की है। टीचर से पहले असिस्टेंट टीचर, फिर उससे हेड टीचर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप एजुकेशन डेवलपमेंट और फिर उसकी तरफ आप चले जाते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा रहा। मैंने आई एंडेड अप डूइंग ट्रेनिंग एंड टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचर्स डेवलपमेंट। उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और फिर उसके बाद मैं टीचिंग की तरफ आया। तो मेरा बिल्कुल उल्टा रहा एंड इट वाज कम्प्लीटली एक्सीडेंटल बिकॉज मैं इससे पहले ब्रिटिश काउंसिल में काम करता था। तो वहाँ पर आई वाज वर्किंग ऑन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था। स्कूल टीचर डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर ज़्यादातर, हेड टीचर्स डेवलपमेंट के ऊपर मैंने काफ़ी सारा काम किया। तो क्योंकि उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा था, मैनेज करते करते आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते थे, रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट में हम लोग काम करते थे। तो उसके ऊपर जब मैंने मुख्तलिफ ट्रेनर्स के साथ काम करना शुरू किया, मतलब उस प्रोजेक्ट को रन करना मेरी जिम्मेदारी थी, उसमें ट्रेनिंग करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन एज आई स्पेंट मोर एंड मोर टाइम विद देम, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, ये अच्छा काम बहुत है। बिल्कुल। जब आप बात कर रहे थे टीचर्स की, राइट, टीचर्स आर समवन हु शेयर देयर नॉलेज, राइट, to build someone as an impactful person, as an successful person. And I believe आपके अभी तक के 20 और 18 साल जो इतना लंबा अरसा है, इसमें बहुत सारे लोगों को आपने एक आइडेंटिटी बख्शी होगी, एक वो रास्ता दिखाया होगा जिससे वो अपने प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि गुज़िश्ता 10 या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है 18-20 साल का, उसमें आप कहाँ देखते हैं कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम को में क्या चेंजेस आएंगे, वेदर दे आर पॉजिटिव, यानी कि हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, कुछ नेगेटिव। तो हमें बताइए कि आपके एक्सपीरियंस में आपने एजुकेशन की जो फील्ड है इसमें क्या दरियाफ्त किया, कैसी चेंजेस हैं, व्हाट टीचिंग स्टाइल्स हैव बीन चेंज्ड,
या फिर आपने देखा कि टीचिंग स्टाइल्स वही हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस। सो आप पहले हम शुरुआत करते हैं इसी से कि आप हमें ये बताएं कि इसमें जो है पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आपने नोटिस किए हैं। सबसे पहला तो मतलब एक जो बिकॉज जब आप खुद स्कूल में होते हैं, जैसे हम लोग जब स्कूल में थे, आई पास्ड आउट इन द लेट 90s, आई थिंक 1998 के अंदर, आई रिमेंबर। तो हमारा पढ़ने का तरीकाकार जो था वो एक तरह का होता है। आप इंटरमीडिएट सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि आपने ये चीज़ें हैं, ये आंसर्स हैं, ये है, ये है, ये है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने देखना है वगैरह वगैरह। पढ़ाने का जो तरीकाकार होता है एक बड़ा रिजिड सा सिस्टम है, ये चीज़ है, इसी तरीके से करना है, टीचर ज़्यादा जानता है वगैरह वगैरह, और उनके भी पढ़ाने का तरीका सिर्फ एक ही होता था और हमने भी इसी तरीके से देखा। तो ऑनेस्टली सबसे पहली चीज़ जो मैंने डिस्कवर की जब मैं खुद टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर गया, और क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनर्स थे वो बाहर से आते थे, वी हैड अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स कमिंग फ्रॉम द यूके, वो आते थे, ट्रेनिंग भी वो लोग डिज़ाइन करते थे, तो वो एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग होती थी। मतलब उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लेसन प्लानिंग जो थी वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से की जाती। तो सबसे पहले तो ये पता चला, ओह अच्छा, और भी तरीके के लेसन प्लान्स हो सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर जैसे रूट लर्निंग एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेज़ है, तो ये है कि जी वो, अब प्रॉब्लम उसके अंदर क्या होता है, मतलब सबसे एक बहुत बेसिक सी बात आपको बताता हूँ जो मैंने उस वक्त डिस्कवर की, वो ये थी कि देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग एज वेल। विजुअल लर्निंग होती है, ऑडिटरी लर्निंग होती है, कैनेस्थेटिक लर्निंग होती है। अब हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के लर्निंग मेथड को वो करता है, यानी कि जिसकी विजुअल लर्निंग ज़्यादा बेहतर है, यानी कि मेमोराइज जो बेहतर कर लेता है वो अच्छा हो जाता है। और वो वाला जो दूसरे स्टाइल ऑफ लर्निंग, बिकॉज हर किसी को हर स्टाइल सूट नहीं करता। हमारा सिस्टम सिर्फ एक टाइप के बच्चे को एंटरटेन करता है, वो जिसकी विजुअल लर्निंग अच्छी है या वो मेमोराइज अच्छा कर लेता है। लेकिन उसका क्या जो वो नहीं कर सकता, वो वाले स्टूडेंट का क्या जो कैनेस्थेटिक लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर है, क्या आप वो वाले टूल्स को यूज़ करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते। अब होता क्या है कि चलिए, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उस चीज़ को जाके डिस्कवर किया, वरना यकीन करें उससे पहले तक तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मतलब एब्सोल्युटली एवरेज स्टूडेंट, मेरे को तो कोई पता ही नहीं है और ये वाला। तो बात ये है कि आई ended up discovering something and that is when I realized नहीं I'm not an average student। प्रॉब्लम ये है कि मेरे स्टाइल को एजुकेशन सिस्टम फैसिलिटेट नहीं करता। ठीक है ना, अगर मुझे मेरे स्टाइल से भी अगर कोई पढ़ाए तो इसका मतलब है कि मैं भी बेहतर हो सकता हूँ। प्रॉब्लम यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, बेसिकली मैं आपको वो कुछ अर्से पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो वो ये था कि उसमें काफ़ी से 2-3-4 किस्म के जानवर थे, जैसे मेरा ख्याल एक बंदर था, एक मछली थी, एक ज़ीब्रा था, और इस तरीके से करके ना। तो उसके अंदर बोला है कि जी हम जो है, हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पार्शल है, ठीक है ना, हम सब लोगों को बराबर मौका देंगे, ठीक है ना। अब ये 3-4 किस्म के जानवर हैं और उसके अंदर बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले दरख्त पे चढ़ के दिखाएगा वो जीत जाएगा। एवरीबडी गेट्स द सेम, सबको बराबर का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके अंदर बंदर भी है, तो वो ज़ीब्रा भी है, तो वो मछली भी है, और वो सारा कुछ है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस ऐसी सिचुएशन में बंदर ऑब्वियसली गेट्स द एडवांटेज, वो सबसे पहले भाग के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मछली कम है। अब यही चीज़ अगर पानी में चले जाएंगे तो मछली ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो हाउ कैन यू जज individuals with your understanding as opposed to their understanding, उनकी competence के हिसाब से करें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम लोगों ने ये देखा, तो obviously उसको फिर उसके बाद then I got into training, तो that is when I realized कि यार ये तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त है। तो मतलब somebody who was an average student, personally I don't have a problem in admitting this, somebody who always thought of himself as an average student, I ended up getting a 100% scholarship. I ended up going to the UK. I ended up studying over there, coming back and stuff. तो मतलब एक
एक बंदा जो बेयर मिनिमम ग्रेड्स लाने में इतना स्ट्रगल करे उसको 100% स्कॉलरशिप कैसे मिल जाती है? इस तरीके से मिल जाती है कि वो रियलाइज करता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है एक्चुअली, बस सिर्फ ये है कि मेरे तरीके का अगर कुछ करवाया जाए तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा ना कि बंदे को रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बिकॉज आपका इंटरेस्ट जो है या जिस तरीके से आपका लर्निंग मैं यूँ कहूँगी कि आप का जो लर्निंग स्टाइल है, आपको आपके टीचर्स इस तरीके से फैसिलिटेट नहीं, टीचर्स तो कैन फैसिलिटेट बट द एजुकेशन सिस्टम या हमारी जो रूट लर्निंग का एक पूरा सिस्टम डिज़ाइंड हुआ है वो हमें उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पाता। और जो हमारे बच्चे जो कि ख़ुद को एवरेज स्टूडेंट समझते हैं या उनके मार्क्स बिलो एवरेज भी आते हैं, तो आई वांट टू टेल यू दिस दैट यू आर even better than others. You are like you can do anything, just you have to find out the ways of the learning you can learn from your environment. Am I right? So this is how something that the education system the Mr. Sunil is talking about कि कुछ बच्चे ऑडिटोरियल लर्निंग से सीखते हैं, उनको दे कैन लर्न फ्रॉम डिफरेंट other ways as well as there are some kinesthetic learning approaches as well. So आप जब हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, जैसे बचपन से हम भी देखते थे कि जो बहन भाई अच्छा पढ़ते हैं उनको तो अच्छा मतलब बहुत तारीफ, रिश्तेदारों में भी बहुत प्रेज़ मिल रही होती है, लेकिन जो हमारी तरह थोड़े से एवरेज हो जाते हैं उनको कहते हैं हाँ एदे भी सही आते नहीं, एदे भी मार्क्स सही आते नहीं, ऐसे करके तो जो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो इंडिविजुअल एक बच्चा होता है, हम उसकी जो एक जो दिमाग है उसमें ये चीज़ फीड भी करते जाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली कि ओनली दीज नंबर्स कैन डिफाइन यू, ओनली दीज नंबर्स कैन टेल यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है जिसके भी आप बात कर रहे हैं दैट यू गॉट टू डिस्कवर अ लॉट, उसमें ऐसे बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाउ डू यू डील विद सच इंडिविजुअल्स? अच्छा, सबसे पहली आपने एक और जो बात की थी कि वो स्टेटिस्टिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी ज़बरदस्त है, आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, स्टेटिस्टिकली जो बच्चे एवरेज वाले जो ग्रेड्स वाले होते हैं they normally end up doing better than the ones who are like the A's and A star students. A's and A star वाले हमेशा जॉब की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ज़्यादातर वो वाले होते हैं जो C's और D's वाले, A's and A stars और A स्टार और B, ये तीन कैटेगरी वाले लोग आमतौर पे जॉब की तरफ जाते हैं, और जो C's और D's वाले होते हैं वो बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो मतलब देयर इज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दे डू लेस, एक्चुअली दे एंड अप डूइंग बेटर। एक तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वही जो मैंने मिसाल दी आपको, बंदर को अगर आप दरख्त चढ़ने की कैपेसिटी पे रेट करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। मछली को जब आप पानी में डालेंगे तो वहाँ पे वो सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि, और ये बच्चों का काम नहीं है, ये टीचर्स का काम है, एजुकेशन सिस्टम का काम है कि वो बच्चों को उस चीज़ में, देखिए ना, आई वॉज लकी इनफ टू हैव फिगर्ड कि यार अच्छा प्रॉब्लम मेरा नहीं था, प्रॉब्लम सिस्टम का है। लेकिन आप ये देखें कि ज़्यादातर बच्चे तो यही करेंगे ना, ज़्यादातर तो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं ये सोचते हुए कि वो एवरेज है, और उसके ऊपर से हमारा जो एनवायरनमेंट है जज करने वाला, बच्चे को बोलने वाला, हाँ वो तो इतने ही मार्क्स लेकर आता है और वो तो इतना ही करता है और वो तो इतना ही है। फिर कहीं ना कहीं आप जाके देखिए ना, 1 2 3 4 5 जब 6-7 लोग इस बात को वैलिडेट कर देते हैं, छोटा बच्चा है, बड़ा है, जो भी मतलब एक सर्टन एज है, एक सर्टन ग्रोइंग एज है, उसके अंदर ला के क्या होता है, वो बच्चा फिर कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात को एडमिट कर लेता है। हाँ यार सारे कह रहे हैं मैं एवरेज हूँ तो मैं एवरेज ही हूँ, दफ़ा करो इस बात को, तो वो इस बात को एडमिट कर लेता है। तो उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होती, उसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरा ख्याल है कि कम से कम बच्चे को ये वाली बात तो पता होनी चाहिए कि यार मुझे किस तरीके से, मतलब अगर वो ऑडिटरी लर्नर, मतलब एक सिंपल सी मिसाल है ना, बच्चे देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे गाना सुनते हैं, एक दफ़ा याद हो जाता है, है ना, ऐसे कैसे? तो मतलब अगर वो बेवकूफ़ हो, खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो ये नहीं होगा ना उसके साथ। वो कैसे याद हो जाता है? इसका मतलब ये है कि उसका लर्निंग स्टाइल ऐसा है।
ठीक है ना। कुछ के विजुअल लर्निंग से आता है, मतलब आप जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी विजुअल मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है, उनको आप किसी जगह पे लेके जाएं एक दफ़ा, कोई लोग भी हैं ऐसे, जैसे आप गाड़ी के साथ ड्राइव करते हैं, कहीं पे किसी को एक दफ़ा लेके गए और फिर अगली दफ़ा में आपको ठक करके वहीं पर ही लेके चला जाता है, उसको नहीं याद रहा, आप बोलते हो यार आपको कैसे याद रह जाता है, उनकी विजुअल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अगर एक पूरे सिस्टम को खोल दें और वो खुद से एक दफ़ा, मतलब एक दफ़ा उस पूरे सिस्टम में से खुद से गुजर जाए, उनको याद रह जाता है, ठीक है ना, बिकॉज वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर is actually about their sharpness, their mind strength, कि how strongly how well enough memory they have efficient memories, they have efficient learning skills that they can memorize the ways where they are going, as well as that you mentioned कि अगर हम मछली को पानी में वही मौका दें तो मछली जो है वहाँ पे अपनी एफिशिएंसी दिखा सकती है। सो दैट इज़ रियली गुड, आपका ये जो स्टाइल है टीचिंग का जो आप हमें अभी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, विच यू फिगर्ड आउट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर योर ओन। इट इज समथिंग दैट इज बीइंग डन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है, बस हमारे यहाँ पे नहीं किया हमारे जाता। यहाँ नहीं आता है। हमारे यहाँ पर उसको अभी भी, जब पाकिस्तान या अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं तो हमारी कम्युनिटी में देखें, हमें हमारा कलाम जो खुदावन का कलाम जो हमें हर एक बात में रहनुमाई बख्शता है, खुदावन ने भी हमें ये बताया है कि जो कुछ हम उसके नाम में चाहेंगे, करना चाहेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा। तो रेदर देन डिस्करेजिंग या एवरेज बच्चों को ये कह कर के इसकी एजुकेशन में इसके कम मार्क्स हैं, वी शुड बिल्ड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर यंगस्टर्स। तो मेरे तमाम देखने वाले जितने भी ऑडियंस है, जो हमारी यूथ है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देयर इज़ नथिंग अबाउट वरिंग अबाउट योर नंबर्स, यू हैव दैट पोटेंशियल बिकॉज गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद हिज his word, that whatever we will do in his name, we will definitely get those, we will definitely achieve our goals, and that is the living example sitting in front of me, Mr. Sunil Iqbal, जिन्होंने तमाम तो hurdles को क्रॉस करते हुए अपने आप को एज एन एजुकेशनिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया और ना सिर्फ खुद तालीम हासिल की बल्कि औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बने। सो थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन इंट्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशन सिस्टम। सो अब हम जो है अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, अब वक्त हुआ जाता है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। सो नाजरीन, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। सो जी, हम इस खूबसूरत गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है, आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, दैट लर्निंग बिगिंस फ्रॉम होम। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसमें बेसिकली बाइबल की एक आयत है जो कोट करने चाहूँगा। इट इज़ मैथ्यू 6:22-23 आई बिलीव, दैट योर आइज़ आर द लैम्प ऑफ द बॉडी। मतलब वो यही है कि अगर आंखें आपकी हेल्दी होंगी तो आपके वो भी होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना स्कूल के ऊपर डाल देते हैं लर्निंग को। स्कूल पे इस तरीके से बच्चा जाएगा, स्कूल में जाएगा, वहाँ पर जाके सीखेगा और बस ऐसा नहीं है। जो लर्निंग, जो बच्चे का एक लर्निंग प्रोसेस है, इट इज़ नॉट बिटवीन द स्कूल and the child. It is a triangle which involves the school, the child and the parents at home as well. तो वो भी बहुत ज़्यादा एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये बात है कि देखें, बच्चा जो है वो आप जो मर्जी उसे बोलते रहें, वो नहीं करता जो आप बोलते हो, वो करता है जो वो देखता है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट एज पेरेंट्स या हम घर के अंदर वो एनवायरनमेंट डालें जिससे वो इंस्पायर हो और वो इंस्पिरेशन उसको पढ़ने की तरफ या उसको वो मोटिवेट करे। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम बोलेंगे जी बच्चे को स्कूल भेज दिया तो ये सारी बातें टीचर पे नहीं डाल सकते, सारी बातें वहाँ पे नहीं डाल सकते। देयर इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एज वेल। और एज पेरेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, मतलब क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ें, और उस चीज़ को जितना ज़्यादा उनके इर्द गिर्द वो माहौल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर बच्चा इंस्पायर भी होगा और नर्चर भी होगा, तो आई कैन अश्योर यू कि वो
मतलब उसका जो बिहेवियर है और जो उसकी मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। और जो शुरू में आपने बात बोली कि मतलब बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ना चाहते या इस तरीके से नहीं करते, तो वो चीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर कमी लाजमी आएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से अग्री भी करती हूँ कि व्हेन वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट, जब हम घर से ऐसा माहौल बनाएंगे, एक ऐसा उनकी आंखों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि उनके लिए इंस्पिरेशन हो। जैसे फादर विल बी गिविंग अ रियली गुड रिमार्क्स, नो मैटर इफ द मार्क्स आर नॉट गुड, बट दे आर गिविंग देम encouragement that no, you can do better, you can do whatever you aim to, right? And for that you have to do a lot of hard work, and doing hard work is you have to show them and you have to support them in doing hard work, learning. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि हमारे ये जो अभी नौजवान हैं जिनको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अपने कैरियर को परस्यू करने में, हायर एजुकेशंस के लिए, तो जब हम घरों में ऐसा एनवायरनमेंट कायम करेंगे जो कि हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगा, मोटिवेशन होगा, पेरेंट्स, हमारी पूरी फैमिलीज़ में, तो उससे हमारे बच्चों को हमेशा एक मोटिवेशन, इनकरेजमेंट और वो सलाहियत उनके अंदर पैदा होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और हमारे नौजवान जो कि अभी तालीमी दौड़ में पीछे रहते जा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि हमारे घरों में उनको वैसा माहौल नहीं मिल पाता। हम अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाकर इधर तो अपने एजुकेशनल सिस्टम्स पे रख देते हैं या फिर उनके ट्यूशन टीचर्स या बाकी जितने भी उनके लिए आपने उनको फैसिलिटेट किया हुआ होता है। डू नॉट फॉरगेट कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारे पूरे बदन, पूरी ज़िंदगी में जो बच्चा अपने आंखों से जो सीखता है एक इंडिविजुअल, इट्स नॉट अबाउट अ यंग चाइल्ड, इट्स अबाउट फॉर एवरीवन। हम जो भी देखेंगे उससे हम सीखेंगे। लिहाजा मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आप अपने ग्लोबल एजुकेशन की जो आपकी कंपनी है जिसमें आप बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जाते हैं तो आप बेशुमार यंग लोगों से, यंग बच्चों से भी मिले होंगे, तो हाउ डू यू मोटिवेट देम, लाइक यू लेट देम नो द अपॉर्चुनिटीज़ और फिर उनको इस तरीके से मोटिवेट और इनकरेज करते हैं एजुकेशनल अपनी उनकी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में। सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट। मतलब you'd be surprised to know, that's actually a good question, you'd be surprised to know कि सबसे बड़ा मसला मोटिवेट करने का होता ही नहीं है। मतलब सबसे बड़ी मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए वहाँ पर जाएँ, आप बताएं कि अच्छा आप एक काम करें, आप बिजनेस एनालिटिक्स क्यों नहीं पढ़ लेते, आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ लेते, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ क्यों नहीं जाते, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की तरफ क्यों नहीं जाते। इस तरीके के कितने सारे कोर्सेज हैं, सारा कुछ है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता ही नहीं है ज़्यादातर तो जाके मतलब आप सबसे पहली बात तो ये बतानी पड़ रही होती है यार ऐसा हो भी सकता है। ज़्यादातर लोग तो इस बात को ही वो होते हैं यार बहुत मुश्किल होगा, मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, होगा भी कि नहीं होगा, नहीं मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब एक अनअटेनेबल, एक अनरीचेबल वो आइडिया लगता है उनको ना। मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब अजीब सी चीज़ है और मैं तो कर ही नहीं सकता ना। मतलब वो पहले से ही हार मानी भी होती है। जी बिल्कुल। मतलब अनअटेनेबल वो बता, सबसे पहले तो उन्हें ये बताना पड़ता है कि नहीं यार इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, कोशिश तो करो यार, कुछ मतलब को हाथ तो पकड़ाओ, ट्राई तो करो। एप्लीकेशन डालते हैं, चलो हम लोग डाल के देते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से है, विल अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी, विल पुट इन द एप्लीकेशन, हम आपकी एप्लीकेशन में हेल्प करेंगे, उसके पर्सनल स्टेटमेंट में हेल्प कर देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चलें आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को। तो मतलब सबसे पहली बात तो सबसे पहला हमारा काम तो ये होता है कि उसको नॉर्मलाइज करके बताएं कि यार नहीं ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है ना, आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो यही होता है, अच्छा ये हो भी सकता है, अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद से शुरू होते हैं कि अच्छा आपने पढ़ना क्या है, क्या चीज़ अच्छी लगती है। नॉर्मली ये होता है कि अच्छा ट्रेंड क्या है, लोग जो जाते हैं वो ये वाली बात होती है कि ट्रेंड क्या है जी, कंप्यूटर पढ़ लें, कंप्यूटर का दौर है, ये है वो है, इस तरीके से कर ले। लेकिन मेरी हमेशा ख्वाहिश ये होती है कि उनके साथ बैठे और उनको मतलब कंप्यूटर अच्छा है, वो है, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया है, आपने इंजीनियरिंग पढ़ लिया है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हर कोई यही काम करे। अब कुछ क्रिएटिव आर्ट भी पढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एग्जैक्टली, आपका अपना ज़ाती इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज इफ़ यू एंड अप
स्टडिंग सब, मतलब आप मुझे जैसे पर्सनली मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स इतने अच्छे नहीं लगते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मैट्रिक जो है वो साइंस से कर लिया। अगर मैं उसी चीज़ को परस्यू करता रहता आगे तो हो सकता है कि मैं उसके अंदर इतना अच्छा ना होता, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट वो वाली चीज़ करें जो में आप अच्छे हैं या जो आपको पर्सनली पसंद है। तो उसमें क्या होगा कि फिर सारी ज़िंदगी आप एक काम करेंगे और आप उसमें एवरेज या मीडियोकर नहीं रहेंगे, आप उसमें एक्सेल करेंगे, आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे पसंद क्या है, उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें, क्या चीज़ अच्छी लगती है, कौन से वाले सब्जेक्ट के अंदर ग्रेड्स आपके अच्छे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और फिर उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना और कोर्सेज बताना कि यार आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लान्स ये हो सकते हैं, इसके अंदर बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अंदर भी आप कुछ कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। सो आप जब इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बच्चों को बताते हैं, फाइंड आउट देयर इंटरेस्ट, सो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो कंपनी है, दिस इज़ ऑफरिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़ ओनली फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी और इट इज़ लाइक ओपन फॉर ऑल? इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ऑब्वियसली हम लोग प्रेफर करते हैं, हमारे पास जैसे कोई अगर क्रिश्चियन बच्चा या बच्ची आता है तो मतलब वी गो आउट द So how do you rate the like how many Christian youngsters avail these opportunities? हमारे पास जितने भी आते हैं वी मेक श्योर दैट वी गो आउट ऑफ द वे एंड वी फैसिलिटेट देम टू द बेस्ट ऑफ आवर वो मतलब हम उन्हें धक्का भी लगाते हैं और उन्हें उनके लिए मतलब उन्हें पुश करते हैं कि यार आप वहाँ पर, जैसे मुझे याद है बहुत अरसे पहले की बात है, व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड अराउंड 10-11 years ago, तो देयर वाज दिस बॉय हु वाज वो जो था वो मलेशिया जाना चाहता था पढ़ने के लिए, उसके पेरेंट्स भी आए, उन्होंने कोई एडवांस में फ़ीस भी वहाँ पर दे दी हुई थी, मतलब उस ज़माने में मेरा ख्याल है को 70-80 हज़ार रुपया उन्होंने एडवांस डिपॉजिट जो था वो स्कूल का उन्होंने यूनिवर्सिटी का जमा करवा दिया था कि जी मलेशिया भेजेंगे। मैंने बोला नहीं, आप मलेशिया मत भेजें, क्योंकि देखिए मलेशिया के अंदर ये जाएगा तो वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करके फिर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रहने की कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, डिग्री करके आप वहाँ पर रह नहीं सकते। व्हाई डोंट यू सेंड हिम टू द यूके? वो नहीं यार, वो सुनील वो देखो हमने वो वाले जो दिए थे पैसे वो वाले भी जो है वो हो जाएंगे। तो मैंने बोला फिक्र नहीं करें, हम इसकी एडिशनल स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट करते हैं। तो मतलब ये होगा कि जो पैसे आपने वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है वो हम लोग उधर से मजीद कुछ एडिशनल पैसे कम करवाएंगे ताकि वो वाले पैसे आपके कॉम्पनसेट हो जाए। तो उसमें तो उसमें ये किया हमने कि हमने उसके लिए हमें पर्सनली एक रिक्वेस्ट करनी पड़ी यूनिवर्सिटी को, लेकिन आई डिड दैट। इन एडिशन टू दैट आई टोल्ड हिम कि आई वी ऑब्वियसली चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो हम लोग कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, तो मैंने उसके अंदर ये बोला कि आप फिक्र नहीं करें, आप वो वाले भी पैसे मत दीजिएगा। तो वन ऑफ सिचुएशन थी जहाँ पर हम लोगों ने वो किया, तो मतलब हम लोगों ने कर करा के वो वाले जो पैसे जो उनके नुकसान में जा रहे थे उसको वहाँ पर किया। तो बॉय एंडेड अप गोइंग ओवर देयर, उसने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, फिर वो उसके बाद वापस आया और फिर मास्टर्स करने के लिए यूएसए गया, फिर वो वहाँ पर सेटल्ड है, अब वो वहाँ पे मतलब ही सेटल्ड, इज अर्निंग। What do you think, like as you said कि बहुत as your company is open for all, मगर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, but like around 20%, shall I say 20% of Christian community के भी बच्चे आपके उन opportunities को avail करते हैं। So I just wanted to know how आपकी जो ये experience इसमें आपने कोई ऐसा reason find किया है कि why only 20%, why can't more than that, और ज़्यादा क्यों नहीं आ सकते? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका एक बड़ी वजह तो यही है कि ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक अनअटेनेबल बात है, तो कर ही नहीं ना सकते, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यार हम कहाँ जाएंगे, हम जाएं बाहर, नहीं यार क्या बात करो, इतना महंगा है, इतना ये है, इतना वो है, उन्होंने ऑलरेडी दिमाग में दे हैव गिवन अप बिफोर ट्राइंग, तो वो ट्राई करते हैं। यस बिल्कुल जी, वी हेल्प स्टूडेंट, वी मतलब हम नहीं देते, यूनिवर्सिटीज देती हैं। हाँ जी, बल्कि रिसेंटली देयर इज दिस गर्ल, क्रिश्चियन गर्ल, वेरी प्राउड ऑफ हर। She's just started a university in the US in Chicago, and and very good student as well, and she got the highest available scholarship for that university, और वो पूरे पाकिस्तान में एक स्टूडेंट को मिलती है, और वो उसको लड़की को मिली, और 4 साल के लिए शी गॉट द स्कॉलरशिप, प्लस वो मेरा ख्याल है कि पहला साल के अंदर कुछ कोर्सेज भी उसके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने उसके लिए ये किया कि वी मेड श्योर दैट वी पुश, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि
मतलब competitive scholarship है, लेकिन she obviously. stands a very strong chance, तो we pushed for that. उसके साथ साथ ये था कि उसके कुछ कोर्सेज भी एग्जाम्प्ट हो सकते थे फ्रेशमैन ईयर के, तो हम लोगों ने उसके लिए भी धक्का लगाया। That's really good to know. तो and जितना ज़्यादा, वही वाली बात है, देखिए हाँ. जब आपका, हमें तो सीधी सीधी बात है, ऐसा लगता है कि आपका अपना बहन या भाई, आपका अपना बच्चा है, तो उसके लिए वी गो आउट ऑफ द we all are in one. जब एक दूसरे को लिफ्ट अप करने की बात होती है तो ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे का जो पीछे भी छूट गया उसका हाथ पकड़ के भी उसको अपने साथ मिला लें, एंड दैट्स व्हाट यू वर डूइंग एंड सच अ वंडरफुल जॉब दैट यू वर डूइंग. अच्छा, मेरे दिल में ये सवाल आ रहा था जब आप ये जिक्र कर रहे थे कि ऑब्वियसली आप बहुत फैसिलिटेट भी करते हैं. दैट आई got to know when you shared about this girl and the boy before who wanted to go to Malaysia, right? So मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो वहाँ जो हमारे बेसिकली हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बात करें तो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज डू यू गेट? क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने बच्चों से सुना है, दे रियली वांटेड टू गो अब्रॉड एंड वांट टू गेट द हायर एजुकेशंस ओवर देयर. सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू, अच्छा पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि आप उनके रिस्पॉन्सेज के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि अगर हमारे इस शो के तवस्सुल से कोई आपसे रब्ता करें, या आप उनको ये बताइए कि कैसे दे कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी इन अब्रॉड एंड दिस इज आउट. यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं मिलते, यानी कि, लेकिन जो भी मिलते हैं दे गेट इन टच विद अस. अब फिर उसके अंदर भी ये होता है कि मतलब यहाँ से आई थिंक दिस इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म. इफ़ एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद अस, प्लीज़ डू. वी विल नॉट, हम लोग मतलब जो हम हम आएँ, आप हमारे साथ बैठें, कॉन्वर्सेशन करें, ठीक है ना. वी नॉट वेरी फार अवे, वी आर रीचेबल. आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, आप जूम पे कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टा है. हम लोग जूम के ऊपर अगर आप बोलते हैं कि जी हमें 1-on-1 मीटिंग करनी है, प्लीज़, हमारा ऑफिस शारा फैसल पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यू कैन कम ओवर देयर, सिट डाउन विद अस. अब सिर्फ डिस्कशन करें, नहीं जाए कोई बात नहीं जाना कोई बात नहीं, कोई पॉसिबिलिटी बन रही, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आके चेक तो करें कि क्या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है ना. वही वाली बात है कि पहले आपने अपने दिमाग में बना लिया नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता की बात नहीं है. एटलीस्ट हमारे से भी एक दफ़ा चेक कर लेंगे. बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि आपने डॉक्टर से मिलने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं खुद ही से कुछ ना सेल्फ मेडिकेशन है. अरे भाई, एक दफ़ा डॉक्टर से भी तो पूछ लो कि कुछ है भी कि नहीं है. हो सकता है कि ना ही हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी अच्छी बनी ही रही हो, और कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर आए, एंड वी विल बी हैप्पी टू सिट डाउन विद देम. अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपके 70% है, 80% है, मार्क्स हैं, कम भी है तो भी देख लेंगे. और आप मतलब देयर आर कंट्रीज आर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन. यूरोप के अंदर आप जाएं, इटली की तरफ आप देखें, जर्मनी की तरफ आप देखें. आप थोड़ी सी एफर्ट करें, हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे. देखिए, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन. आप जाते हैं, यू स्टडी ओवर देयर, देन यू कम बैक, और यू कंटिन्यू टू स्टे ओवर देयर. पोस्ट स्टडी वर्किंग वीज़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो अगर आप वो ले लेते हैं तो इसके मतलब इट इज़ अ लाइफ. आसान नहीं है, ठीक है ना. मतलब लोग जो समझते हैं ना कि जाएंगे और मतलब चीज़ें ऐसे ज़बरदस्त हो जाएंगी और मतलब सब कुछ बना बनाया कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता. सब कुछ खुद करना पड़ता है, ठीक है ना. सुबह खुद को उठाना भी पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना भी पड़ता है, अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं. वेदर से, जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, ठीक है ना. अगर आप जर्मनी में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, इवन US के अंदर जाते हैं, मतलब आपको वो वेदर से भी लड़ना पड़ेगा, वहाँ के नए सिस्टम्स भी सीखने पड़ेंगे, लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा. लेकिन उसका अल्टीमेट एक गेन ये है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है, आप एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं. तो दैट इज़ द गोल, दैट शुड बी द गोल. एज अ कम्युनिटी भी दैट शुड बी द गोल. Now it's time to take a little short break, and don't go anywhere. Please be with us. We'll be right back. आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो The Enlightened Mind. The more you know, the more you grow. वेलकम बैक नाजरीन. आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो द इनलाइटेड माइंड्स. द मोर यू नो, द मोर यू ग्रो.
सो मिस्टर सुनील, आपके साथ मिलकर बातें करके बहुत खुशी हुई। आपने जिस तरीके से पूरे अपने सर्विसेज को बयान किया, किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, लोग अवेल करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जितने भी बच्चे आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से अब्रॉड जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़, हायर स्टडीज़ हासिल करते हैं, डू दे स्टे देयर और डू दे कम बैक टू पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान को लिफ्ट अप करने के लिए वी रियली नीड सम पैशनेट एजुकेटेड बच्चों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। तो इसके बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, इसके अंदर ये तो स्टूडेंट की अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पर काफ़ी बिजनेसेस हैं और उस तरीके से हैं, तो वो डेफिनेटली वापस आते हैं। जैसे लॉ के लिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं वो वापस आते हैं ताकि यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। ये वाला सिलसिला होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सिचुएशंस में पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अच्छा। उसके अंदर ये है कि जो पाकिस्तान वापस आता है ऑब्वियसली हायर एजुकेशन लेकर आता है, पाकिस्तान में आता है, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और फिर जॉब्स मिलती हैं, और वो जो उनकी एक्सपर्टीज़ है और जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो भी पाकिस्तान में आ जाता है। ये तो एक बात है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट वहाँ पर रह भी जाते हैं, जो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बना, तो मतलब वो वहाँ पर रहते तो ज़रूर है लेकिन उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर होती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ, अगर आप गौर करें तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ फॉरेन रेवेन्यू कमिंग इनटू द कंट्री एज वेल। हालांकि वो रहते वहाँ पर है लेकिन वहाँ पर से वो कमाते हैं और फिर पाकिस्तान की तरफ करते हैं। तो मतलब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भी वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। तो दोनों चीज़ों में फ़ायदा है। या ऑब्वियसली, बिकॉज जब आप बता रहे थे तो ये बात मेरे दिल में आ रही थी कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, बल्कि हमें तालीम के लिए तो लिखा है कि चीन भी जाना पड़े तो वहाँ से भी तालीम हासिल करनी चाहिए, जाकर हासिल करनी चाहिए। तो खैर, पाकिस्तान की तरफ हमारी जिम्मेदारियां हैं इसको मजबूत, और वैसे तो पाकिस्तान दुनिया की बहुत मजबूत और ताकतवर कंट्रीज़ में से है, मगर हमारी जो यूथ है, अगर हमारी यूथ, पढ़ी लिखी यूथ, इसका बेड़ा उठाए कि हमें पाकिस्तान में जाकर जॉब करनी है और जितना भी रेवेन्यू है, जितनी भी मेहनत है, वो पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करने में लगाएंगे, तो ऑब्वियसली खुदावंद हमारी इसमें भी मदद करेंगे। तो बहुत खुशी हुई आपके साथ मिलकर, आपसे बहुत कुछ हमने सीखा, और मेरी आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें सीखी कि किस तरह घर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से और हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों से हम अपने एनवायरनमेंट को में जितने हमारे गिरद और नवा में लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी लर्निंग में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से ग्लोबल एजुकेशन हमारे यंग बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है। तो जाने से इस शो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वाले नाजरीन को आप कोई ऐसा पैगाम, जो भी आपके दिल में जो बात है, आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें। जी, ग्लोबल एजुकेशन गेटवे एक कंपनी है जो कि स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस करने में मदद करती है। हम आपके कोर्स आइडेंटिफिकेशन से लेकर वीज़ा एप्लीकेशन तक पूरे प्रोसेस में आपकी मदद करते हैं। आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारे को फिज़िकली विज़िट करें, हमें डीएम करें, अपॉइंटमेंट लें, आप हमारे साथ मिलें। देखिए, जाना ना जाना अलग बात है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो देखें, लेकिन एटलीस्ट कम टू अस और एटलीस्ट एक चीज़ को एक्सप्लोर करें, एक चीज़ को देखने की मतलब एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसके अंदर वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हमारी बायोज़ या लिंक्स आपको मिल जाएंगे। गेट इन टच विद अस एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प। Yeah, because dreaming big will help them to achieve the big goals, right? अच्छा, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि होगा भी या नहीं होगा भी या नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। सो आपके आने के लिए once again thank you, and there is a vote of thanks from us which I would like to represent it to you. Thank you so much for coming to our show. Thank you very much. And I wish that down the road we will again meet you and will invite you to inspire our more youngsters like those जो हमें देख रहे हैं वो भी, और मज़ीद जो हमें ज्वाइन करेंगे। सो आप में से जो कोई भी हमारे शो में हमारे साथ आना चाहता है, हमें ज्वाइन करना चाहता है, या हमारे शो में
वर्शिप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए हुए तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और ग्लोबल एजुकेशन से भी आपने अगर रब्ता करना है तो उनकी भी तमाम तर कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चला दिए गए हैं, आप उन्हें नोट करें और ज़रूर है कि इनकी कंपनी से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो हमारे साथ फिर एक नई एपिसोड के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ जो कि अपने तजुर्बात के साथ आपको जो है एक नई उम्मीद बख्शेगी, एक नई उम्मीद देगी कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपनी कम्युनिटी और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र शख्सियत और बाइस फ़ख्र इंडिविजुअल बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबके साथ हो। आप देख रहे हैं द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो।